देखिए साइंस में न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स का, दैट इज कॉल्ड टू बी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स आप लोगों ने बेसिक फॉर्म में पढ़ा हुआ है। फोर्स की डेफिनेशन क्या बनती है? पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी भी बोल सकते हैं। व्हेन वी आर पुशिंग or pulling an object, that is called to be force. Like if you are bringing something to us, that is called to pull, और जब अपने से दूर कर रहे हैं that is called to be push. किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब पुश और पुल लगता है then we say that force is acting on it. फोर्स के जनरली आप कोई भी चीज देखते हो तो फोर्स के क्या मेजर होते हैं, उसके इफेक्ट्स मेजर होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई आया, मैंने उसे ऐसे गले लगाया और एक जोर से गले लगा रहा हूँ तो उसकी बेचारे की सांस वांस रुक जाएगी, है ना। तो क्या है, हम फोर्स को कैसे देखते हैं? बाय इट्स इफेक्ट, बाय इट्स इफेक्ट। और फोर्स क्या है? व्हेन वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट, व्हेन वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके, दैट पुश और पुल कॉजेज द फोर्स। तो फोर्स जो है जनरली जितनी भी चीजें आप फोर्स की मेजर करते हो, फोर्स इज मेजर्ड बाय इट्स इफेक्ट। फोर्स इज ऑलवेज टू बी मेजर्ड बाय इट्स इफेक्ट। हाँ, ऑल्दो फोर्स को मेजर करने की यूनिट होती है, बट फोर्सेस के क्या होते हैं? फोर्स के इफेक्ट कैन बी सीन। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो आप उसे कैसे देखते हो? तो फोर्स इज एक्टिंग। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने किसी चीज को पुश किया, लाइक फॉर एग्जांपल बॉल पड़ी है, मैंने उसे किक कर दिया। तो किक करने पर आप क्या कहोगे कि वैभव सर ने फोर्स लगाया है, तो कैसे लगाया है? when the object will start moving from one point to the other point. जब ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूवमेंट पे आता है then we say that it is said to be the forces acting on it, right? वो जो फोर्स एक्टिंग का प्रोसेस है that is called to be the push or pull. और फोर्स को हम कहाँ देखते हैं? फोर्स कैन बी सीन बाय इट्स, फोर्स कैन बी सीन बाय इट्स इफेक्ट। तो हम लोग देखेंगे अगली चीज, दैट इज कॉल्ड टू बी इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के बेटा जी कितने इफेक्ट होते हैं? 4 से 5 है। सबसे पहला है फोर्स कैन मूव, फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकेंड, फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन स्टॉप अ, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कैन चेंज स्पीड of object, change the shape and size, or can change direction of motion। तो बेटा जी फोर्स क्या क्या चीजें हमारे को दिखाता है? फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ। तो फोर्स को आप कैसे देखते हैं? बाय इट्स इफेक्ट। फोर्स को कैसे देखते हैं? बाय इट्स इफेक्ट। फोर्स के कितने इफेक्ट आपको दिखाए जा रहे हैं? 5। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का क्या है? ये बॉल है, हाँ, नहीं देखो फोर्स कैन बताता हूँ, हाँ रिलेट कर सकते हो। किक किया बॉल को, बॉल को किक किया, बॉल क्या आ गई? मोशन में आ गई। पहले क्या थी? रेस्ट पोजीशन पे थी। जब बॉल को किक किया तो बॉल क्या आ गई? मोशन में आ गई। बॉल किस में आ गई? मोशन में आ गई, ठीक है। तो बॉल किस में आ गई? मोशन में, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप कार है, कार को स्टार्ट करते हो, कार क्या होती है? रेस्ट पे होती है। जब आप एक्सेलरेटर देते हो तो कार क्या करती है? इंजन क्या करता है? कार पे फोर्स लगाता है।
उस फोर्स से क्या होती है, कार मूव करती है, राइट। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल क्या था, फोर्स कैन, अगर बॉल पड़ी है, एक बॉल पड़ी, हम उसे किक कर दें, तो किक करते हैं तो बॉल क्या होती है, मोशन में आना शुरू होती है, राइट, है ना। ऐसे ही तो होता है। अभी कोई चीज है, हम लोग उसको धक्का मारते हैं तो आगे मूव करती है। तो क्या है, फोर्स कैन मूव दी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और अगर एक बॉल पड़ी है और उस पर आप कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, यू आर नॉट अप्लाइंग एनी सिंगल फोर्स, तो क्या वो मूव करेगी? ये चेयर्स यहाँ पड़ी हुई है, पड़े रहेंगी। ये मार्कर अगर मेरे हाथ में मैं यहाँ टेबल पर रख के चला जाऊं स्टाइलस को, तो ये मूव नहीं करेगा। अगले दिन आके मुझे ही इसको उठाना पड़ेगा, या मेरे बिहाफ से कोई और इसे मूव कराएगा तो ये मूव। खुद इसके अंदर एबिलिटी नहीं है कि ये मूव। तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, अभी मैं अपने हाथ से इसको यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, तो मुझे अपना क्या लगाना पड़ रहा है, मस्कुलर फोर्स। फोर्स लगाना पड़ रहा है, मस्कुलर फोर्स। अगला क्या है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, लाइक गोलकीपर हो गया। क्रिकेट में भी इंडिया वर्ल्ड कप जीती है थोड़ा टाइम पहले, तो क्रिकेट में भी सेम प्रोसेस। क्रिकेट में क्या होता है, विकेट कीपर होता है। विकेट कीपर क्या करता है, बॉल को कलेक्ट करके रोकता है। फील्डर बॉल को क्या करता है, कैच करता है। गोलकीपर भी क्या करता है, बॉल को रोक देता है। बॉल क्या आ रही है, फास्ट स्पीड में आ रही है, उसे रोका जा सकता है। कार आप चला रहे हो, कार चलाते चलाते आपने क्या करा, ब्रेक्स को अप्लाई करा। व्हेन यू आर अप्लाइंग द ब्रेक्स, तो ब्रेक की वजह से कार की स्पीड क्या होती है बेटा जी, डिक्रीज हो जाती है। कार की स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो डिक्रीज इन द स्पीड इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट। ओके। अब अगले चीज, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लाइक एरिक इज राइडिंग अ बाइसाइकिल। रौनक आए पीछे से, रौनक ने एक साइकिल को क्या करा, पुश कर दिया, ठीक। तो क्या होता है, हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या है कि आप एक स्पीड पे चल रहे हो कार में, आपने एक्सेलरेटर लगाया, कार के फोर्स ने आपको क्या करा, आपकी स्पीड को और इंक्रीज करा दिया, ठीक। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और कैसे है, फोर्स कैसे चेंज कर सकता है स्पीड को, और बताओ, योर एग्जांपल। नॉर्मल एक बंदा जा रहा है, उसको पीछे से आके 4-5 लोग और धक्का दे, जो बने भी एग्जांपल सेम रिपीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। अभी आप क्या, आप नॉर्मल स्पीड पे जा रहे हो, डाउन स्लोप आ गया रोड पे, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से भी आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, राइट, है ना, क्लियर। अभी आप एक बॉल को किक करो और दो जने मिलकर किक करो, सेम टाइप पे फोर्स लगाओ, तो डबल फोर्स की वजह से स्पीड क्या होती है, डबल चेंज हो जाती है, राइट। और कैसे चेंज स्पीड की जा सकती है, हाँ, और देखो स्पीड कैसे चेंज की जा सकती है। लाइक एक स्पिनर बॉल ने बॉल डाली, सामने MS धोनी खड़े, उन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट मारा, बॉल बहुत तेज ग्राउंड से बाहर, या रोहित शर्मा ने शॉट मार दिया। बॉलर तो अपनी बॉल डाल ही रहा है, उन्होंने क्या करा, अपना फोर्स साथ में लगाया बॉल के मोमेंटम में, बॉल क्या हो गई, और तेज चली गई। तो वो क्या है, दैट इज पार्टिंग द एक्स्ट्रा फोर्स टू दी ऑलरेडी हैविंग सम फोर्स, तो फोर्स का अमाउंट इंक्रीज होके स्पीड इंक्रीज हो गई। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स कैसे शेप कर सकते हो, अभी एरिक को गुस्सा आ गया, एरिक ने लिया हथौड़ा, 2-4 चीजें बीजें तोड़ दी घर की, तो क्या है, शेप चेंज हो गई, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कोई फोर्स लगाते हो बॉटल के ऊपर, कैन आपने कोक का पिया, आप उसे क्रश कर देते हो बाय एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, बॉटल्स को क्रश कर देते हो, दैट इज ऑल्सो बाय द शेप एंड साइज चेंज करते हो। डायरेक्शन का एग्जाम्पल क्या है, बैडमिंटन खेलता है आप में से कोई, खेलते हो बैडमिंटन, तो क्या होता है, सामने से शटल आ रही होती है, आप उसकी क्या करते हो, कई बार हल्का सा ड्रिफ्ट कर देते हो, कई बार स्मैश तेज मारते हो, तो सारी चीजें क्या, दे ऑल आर रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ फोर्स के इफेक्ट। तो फोर्स के हमने कितने इफेक्ट पढ़े हैं बेटा जी, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक, आप कार चल रही होती है, कार के स्टीयरिंग व्हील पे फोर्स लगाया जाता है, जिससे कार क्या करती है, रोटेट करती है, और आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो आती है। अभी आप क्या करते हैं, हाथ में कुछ चीज लीजिए, ऐसे बांध दो, गोल 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 घूमने लग जाएगी। वो जो गोल घूम रही है, वो दैट इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पे है,
ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या हो रही है? हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज। वो जो डायरेक्शन चेंज की बात है, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ, राइट? Force can move a stationary object, force can stop a moving object, force can change the speed of object, force can change the shape and size of an object. Shape and size of object, force can change the direction of motion. These are the 6 or 5 applications जहाँ पे force को देखा जाता है। Force can move a stationary object, force can stop a moving object, change the speed of object, shape and size of object, डायरेक्शन ऑफ, राइट? आई बात समझ में? अब एक चीज एग्जांपल लेते हैं। अभी ये मार्कर मेरे हाथ पे है, कुछ पता नहीं, ऐसे पकड़ा रखो कुछ पता नहीं चलेगा। अभी इसकी जगह हाथ में 10 किलो का कुछ भारी बैग रख दो, देन आई विल फील कि मेरा हाथ नीचे जा रहा है। तो उसको ऊपर रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, मेरे हाथों में दर्द भी होगा, राइट? है ना? आजकल वो आर्म रेसलिंग वाला दिखाते हैं, लिखा मेरे बैग में पड़ा हुआ है, तो मेरा बैग दो, दिखाता हूँ तुम्हें। ये आज एक बच्चे का चोरी कर लिया मैंने। चोरी क्या मतलब, खेल रहा था क्लास में, मैंने ले लिया। देखो, ये इसके ऊपर ना ऐसे लिखा हुआ है 60 kg। अब उसका मतलब मुझे ज्यादा पता नहीं, मैं मोटा आदमी, मुझे क्या पता फिटनेस के बारे में। अब देखो, अब मैं इसको ऐसे दबा के रख रहा हूँ, अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी 10 सेकंड बाद मेरे हाथ में है, मुझे पता चलने लगेगा कि मैं इसे लगा रहा हूँ। और मैंने इसको जैसे छोड़ा, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग क्या कर रहा है? इसको नॉर्मल पोजिशन पे रखा है। जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये स्प्रिंग इसकी और फोर्सेस ने क्या करा? शेप चेंज करी इसकी स्प्रिंग की, और जब छोड़ूंगा दोबारा आएगा। अब लेकिन अगर मुझे इसको एक पोजीशन पे रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उतने रेगुलर फोर्स को जो इसको दोबारा कंप्रेस कर रहा है, मुझे उसे बैलेंस करना पड़ेगा। इसकी टेंडेंसी क्या है स्प्रिंग की? कि क्लोज होकर रिटेन टू द ओरिजिनल पोजीशन। मेरे हाथ पे भाई मैं फोर्स लगा रहा हूँ, सारे फिजिक्स के चक्कर मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसने क्या कर रखा है? उसने इसको बैलेंस कर रखा है, राइट? अभी वही चीज है, अभी हम लोग अपने हाथ पे 10-12 बुक्स रख लें ऐसे, या डंबल से उठा लें, तो हमें पता चलेगा कि हम ड्यू टू ग्रेविटी जो चीज नीचे आ रही है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी? उसको हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। इसमें पता नहीं चल रहा, तो स्मॉल चीज है, ठीक, बट बैलेंस तो कर रहे हैं। आप चेयर पे बैठे हुए हैं, डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी का लग रहा है, चेयर ने हमें क्या कर रखा है? एक लेवल पे बैलेंस कर रखा है। तो अब उस बैलेंस की वजह से क्या है, कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे हैं। और एक चीज और आप नोट करिए, हम लोग बॉल को किक करते हैं, तो बॉल अगर ना भी कोई रोके तो भी बॉल की स्पीड डिक्रीज हो जाती है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। ये सब आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा, फोर्स एंड फ्रिक्शन वगैरह में। फ्रिक्शन की वजह से रुकती है, ठीक। तो नाउ यहाँ पे फोर्सेस दो टाइप के जनरेट होते हैं। वन इज कॉल्ड टू बी बैलेंस फोर्स, अदर इज कॉल्ड टू बी अनबैलेंस। सबसे पहली बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स की। बैलेंस फोर्स के लिए मेरे पास एग्जांपल है, ये एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर मैंने क्या रखा? एक बॉक्स रख दिया। क्या रखा? एक बॉक्स रखा। इस बॉक्स पे ग्रेविटी मतलब फोर्स ऑफ अर्थ इस पे लग रहा है। अब ये फोर्थ ऑफ अर्थ कहाँ लग रहा है? कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है बेटा जी? डाउनवर्ड डायरेक्शन। और टेबल इज exerting upward force। टेबल क्या लगा रहा है बेटा जी? टेबल अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। टेबल क्या कर रहा है? एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है बेटा, एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है। अब मैंने यहां से इसको पुश करना स्टार्ट करा, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसे मूव नहीं करने दे रहा। लाइक फॉर एग्जांपल, देखो भाई, ये मेरे हाथ में रखा मैंने, देखो अभी मेरे हाथ पे ये बैलेंस हो रहा है सारे, हाँ जी, रखा हुआ है। अब मैं इसे ऐसे टच कर रहा हूँ, क्या ये मूव कर रहा है? हल्का सा और फोर्स लगा रहा हूँ, आपको पता नहीं चलेगा।
अभी भी लगा रहा हूँ, बट लेकिन अब जब लगाया तो ये मूव करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जब फोर्स लगा रहे हैं तो ये मूव करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल चाहे ऐसे लगाओ चाहे कैसे। अभी ये तो छोटी चीज है, बड़ी चीज आपको देख लो। अभी हल्की चीज को पेन को मार तो पेन मूव करेगा, और उतना ही फोर्स आप अपने बैक को लगाओ, क्या बैक मूवमेंट में आता है? नहीं आता, क्योंकि बैक का क्या होता है, मास होता है। आप लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। राइट, पढ़ा था ना हम लोगों ने, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टू द इर्रेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस। तो यहाँ पे बच्चे क्या हुआ, हमने पुश किया है सब्जेक्ट। जब हम पुश कर रहे हैं तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अगर मेरा पुशिंग फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल है, और टेबल पे एक्सर्ट किया हुआ फोर्स नीचे और ऊपर वाला सेम है, तो मेरे ऑब्जेक्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है बेटा? फोर्स हमारी है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन पे आने पर नेगेटिव हो जाती है, उसी तरह से अगर एक फोर्स इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो एक फोर्स प्लस में जाएगा, एक फोर्स माइनस में जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये रोप बांध दी हमने टग ऑफ वॉर में, ये बीच में एक बॉल लगा दी जिसके साथ हो रहा है। यहाँ पे भी 10% है, यहाँ पे भी 10 लोग हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं? इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये वाले फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, ये वाले फोर्स यहाँ लगा रहे हैं। कौन से गेम में? टग ऑफ वॉर में। टग ऑफ वॉर में 10 लोग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग यहाँ फोर्स को खींच रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे खींच रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। सारे के सारे एक पोजीशन ट्राई करो, अपने फिंगर्स को ऐसे करो, कर लो यार, बढ़िया चीज बताऊंगा। लॉक करो। नाउ ट्राई टू पुश। डून ऐसे ट्राई टू पुश। फोर्स लग रहा है शोल्डर्स पे, हाथ पे आ रहा है, दम लगाओ यार, खाना नहीं खा के आए, लगाओ फोर्स। तो क्या हो रहा है? आपको लग रहा है कि आपके बीच वाली जो मूवमेंट है हैंड की वो नहीं हो रही है, बट फोर्स तो हाथ पे लग रहा है ना, पता चल रहा है। उसी तरीके से दोनों, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स की इक्वल लग रहा है तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, देयर 10 लोग यहाँ हैं, 10 लोग यहाँ हैं, तो अभी क्या करेंगे? इक्वल फोर्स यहाँ पे, इक्वल फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो अब यहाँ पे आती है डेफिनेशन, इफ सम ऑफ all forces acting on object, if sum of all the forces acting on object is equals to 0, is called to be balanced. That is called to be balanced. If sum of all the forces acting on the object is 0, it is said to be the balanced force. है ना, कुश्ती वुश्ती लड़ते हैं ऐसे करके, तो क्या होता है? दो पहलवान अगर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं दूसरे पर, मूवमेंट नहीं होगी। जो ज्यादा फोर्स लगाता है तो दूसरा बंदा गिर जाता है। तो टग ऑफ वॉर में भी सेम है, आप लोगों ने खेला होगा। बॉक्स को पुश कर रहे हो, बॉक्स पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है यहाँ पे, एक पुश है और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0, देन द नेट मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नल। तो देयर इज नो चेंज इन balanced force, no change in motion will be seen। कोई भी मोशन में चेंज आपको नहीं दिखाई देगा। अगर इक्वल बैलेंस फोर्स लग रहा है देन देयर इज नो चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स। दैट इज कॉल्ड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स लगने की वजह से ही ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, या फिर उसमें ही अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं।
due to the unbalanced forces we are able to see the changes. Right, इतनी बात क्लियर हुई? तो हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो इज कॉल्ड टू बी बैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स आपके मोशन में कोई भी चेंज नहीं लाता है. ठीक, if sum of all the forces is not zero, if sum of all forces is not equal to zero is called to be unbalanced. और इस अनबैलेंस्ड फोर्स की कहानी की वजह से आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट या तो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा होता है, या ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रहा होता है, या अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन या कोई अपनी शेप और साइज को चेंज करता है. अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था इस, है ना, या आर्म रेस जो वाला, इसको भी रखा हुआ है ओरिजिनल पोजीशन पे. आई एम नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स टू इट. अभी क्या है, मेरे हाथ पे ये बैलेंस फोर्स लग रहा है बिल्कुल एकदम. अब मेरे हैंड का फोर्स इसके फोर्स ऑफ कंप्रेशन से ज्यादा है, तो मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, अब पकड़ा हुआ है, तो ये वापस नहीं जा पा रहा. जितना फोर्स ये वापस आने में लगा रहा है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, मैं उतने फोर्स को बैलेंस करता पा रहा हूँ. अगर मैं इसको बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, जैसे मैंने अब इसको कम कर दिया, तो देन इट विल गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल. ठीक है, समझ में आया? तो बैलेंस फोर्सेस क्या होता है, एक स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता. अगर ये ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा. अब अगर इसको लूज कर देंगे तो इट विल गेट टू द ओरिजिनल शेप. तो ये बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस, टग ऑफ वॉर वाला एग्जांपल, ये सब आपको अच्छे से समझ में आया. राइट, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस नॉट एक्टिंग टू बी जीरो इज कॉल्ड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स. फोर्स को आप मेजर करते हैं इन यूनिट कॉल्ड टू बी न्यूटन, और न्यूटन को आप किससे डिनोट करते हो, एन से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं, एन से. इस फोर्स के फॉर्मूला की डेरिवेशन भी देखनी है बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो अगली चीज हम हमारे पास आते हैं, फोर्स करना पड़ा आपने, अब है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और हाउ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड विद द फोर्स. ये हम लोग देखेंगे. क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे हमें. न्यूटन गिव दी 3 लॉज ऑफ मोशन. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और द ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट से कांस्टेंट फोर्स उन पर लगे जा रहा है, ग्रेविटी ऑफ सन का, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, सन की वजह से वो रोटेट कर रहे हैं. ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से हमारा मून हमारे अर्थ के अराउंड घूमता जा रहा है. राइट, मून इज मूविंग ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड द अर्थ इज मूविंग विद द ग्रेविटी ऑफ सन. ठीक है, जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन लगा रहा है उसके से ऑब्जेक्ट में मोशन है. सर फोर्स तो हम भी बॉल पे लगाते हैं, क्यों हमारी बॉल ऐसा गोल 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 या धरती पे घूमती तो नहीं रहती? क्योंकि बेटा हमारी अर्थ में वैक्यूम नहीं है, उसपे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. लाइक फॉर एग्जांपल आप साइकिलिंग कर रहे हो, आपने पैडलिंग करनी बंद करी, क्या होता है, स्पीड धीरे हो जाती है ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द रोड. राइट, तो यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन की स्टेट को रिलेट करता है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और फोर्स के बीच के कंडीशंस को एक्सप्लेन करता है. क्या डेफिनेशन बनती है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain at rest, or object in motion will remain in motion. An object at rest will remain at rest, or object in motion will remain in motion
unless and until not compelled by an external unbalanced force, by an external unbalanced। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। मन में मेरे साथ साथ बोलेंगे, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और द ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। मतलब जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ मोशन है, दैट इज इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और द ऑब्जेक्ट इन मोशन। डेफिनेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और द ऑब्जेक्ट इन मोशन will remain in motion unless and until not compelled, or unless until when an external unbalanced force is applied। जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक कोई भी स्टेट ऑफ मूवमेंट नहीं होगी। ठीक। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट or the object in motion will remain in motion unless and until not compelled by an external unbalanced force। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? लाइक एक बॉक्स ऑफ कोई चीज पड़ी हुई है, बॉल पड़ी है, बॉक्स पड़ी है, बैग पड़ा है, जब तक आप उसे उठा के एक पोजीशन दूसरी पोजीशन में मूव नहीं करा रहे हैं तब तक आप उसके अंदर कोई चेंज नहीं देखेंगे, जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे। लाइक फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखते हैं, जो प्लैनेट्स हैं हमारे वो सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सन का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उन्हें मूव करने में हेल्प कर रहा है, बट वो एक सेम स्पीड पे चल रहे हैं। रीजन, क्योंकि आउटर स्पेस में वैक्यूम है, या वो पार्टिकल है उनके ऊपर वैक्यूम नहीं है, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, और वो कांस्टेंट फोर्स लगने की वजह से दे आर मूविंग विद द सेम डायरेक्शन। राइट? इसके एग्जांपल एक और देख सकते हो, लाइक इफ यू आर मूविंग ऑन अ हाईवे, आपने कार को क्रूज कंट्रोल पर डाल दिया। क्रूज कंट्रोल मींस the same amount of the constant force will act on the object, due to which car is moving with the same speed of 80 km per hour और 100 km per hour जिस पे आपने क्रूज लगाया। राइट? तो वो मूव करती रहती है कुछ टाइम तक, दैट इज कॉल्ड टू बी क्रूज कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड टू बी। फिक्स कर दिया आपने, सेम फोर्स लग रहा है, जब सेम फोर्स लग रहा है मूवमेंट भी क्या होगी? सेम होगी। या फिर कार का हम एक एक्सेलरेटर फिक्स कर देते हैं, जैसे हाईवे पे जा रहे हैं तो एक कार 80 पे चल रही है, तो कार का एक्सेलरेटर फिक्स कर दिया, ऐसे रोक दिया पैर रख के कि ना आगे कर रहे हैं ना पीछे कर रहे हैं, तो दैट मींस कार वो ऑटोमेटिकली सेम पोजीशन पे चलती रहेगी क्योंकि उस पर एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। बट जैसे मैंने अपने कार की स्पीड डिक्रीज करी तो मेरे ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो बैलेंस बना के चल रहे थे वो चेंज हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रुकने लग जाएगा। और जब मैं एक्सेलरेटर दबाऊंगा, व्हेन आई एम अप्लाइंग द एक्सेलरेटर, तो स्पीड क्या होगी? धीरे 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 इंक्रीज होती चली जाएगी। दिस इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड। बात समझ में? क्लियर हुआ? आइए अगली चीज देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब एक चीज आती है इनर्शिया। अगली चीज क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी of an object, it is the property of an object to remain in original state of motion, object to remain in original state of motion। It is a property of an object to remain in original position of into the original state of motion। मतलब क्या है? अगर एक 20 kg का बॉक्स है, 30 kg का बॉक्स है, वो एक रेस्ट पे है, तो मैं इसको आसानी से नहीं किक करके चला सकता, मुझे उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि 30 kg की वजह से
जो इनर्शिया का फोर्स आ चुका है, सॉरी, या फिर जो मेरे को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो बैलेंस फोर्स उसका लग रहा है, मुझे उस 30 kg के ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है मुझे उसे ओवरकम करना है, तो मुझे उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ड्यू टू दिस इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन ओरिजिनल स्टेट ऑफ मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो वो रुकना नहीं पसंद करता, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो मोशन में आना पसंद नहीं करता। तो दोनों करंट स्टेट को तोड़ने के लिए, चेंज करने के लिए उस स्टेट ऑफ मोशन को, हमें एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ता है, और वो इनर्शिया की वजह से ही लग रहा होता है। आप नोट कर सकते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं मेरे हाथ में क्रिकेट बैट दे दो, क्रिकेट बैट दे दिया, एक बॉल डालेगा, मैं 150 की बॉल को रोक लूंगा, इसलिए रोक लूंगा। वही ट्रेन अगर 30 किलोमीटर पर आवर पे मेरे पास आ रही है, मैं क्या बैट से उस ट्रेन को रोक पाऊंगा? नहीं रोकूंगा। सर हैं तो दोनों ही 30 की स्पीड पे, या ज्यादा, बॉल की स्पीड तो ज्यादा थी, आपने कैसे रोक लिया? यहाँ पे इनर्शिया की प्रॉपर्टी का रोल आता है कि जो कार है या फिर ट्रेन है, उसका मास जो है एज कंपेयर टू द मास ऑफ बॉल बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा मास होने की वजह से उसकी करंट स्टेट ऑफ मोशन को तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको गुस्सा आया, आपने अपने भाई की बहन की छोटी बॉल की बड़ी हुई बॉल को किक कर दिया, तो बॉल तो बहुत दूर मूव कर जाएगी गुस्से में लात मारने से। पता चला आपने गुस्से में दीवार को लात मार दी, तो भैया पैर पे दर्द हमारा ही होगा, बॉल नहीं मूव करेगी। या बेड बेड को लात मार दो, बेड मूव नहीं करा, बॉल मूव कर पा रही है उतनी ही फोर्स पे, पर बेड मूव नहीं कर पा रहा। इनर्शिया तो दोनों के अंदर है। नाउ इनर्शिया इज दी, और इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए आपको क्या लगाना है? फोर्स लगाना है, और वो फोर्स क्या कर रहा है? उस इनर्शिया को ब्रेक कर रहा है। तो आपने अभी बड़ा छोटा सा एग्जांपल पकड़ा है, क्या पकड़ा है? वो बेड को लात मारने वाला, और दूसरा कौन सा है भाई? बॉल को। बॉल को जब लात मारे तो एक बॉल विल गो फार अवे, बट द बेड विल नॉट मूव अ सिंगल बिट, राइट? है ना? ऐसे ही तो होता है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, बॉल का मास ज्यादा है या बैट, वो बेड का? बेड का मास ज्यादा है ना, बेड का मास ज्यादा है। तो ज्यादा है तो बेड को मूव करने के लिए हमें फोर्स भी ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इनर्शिया जो है, इट इज ड्यू टू दी, इट इज ड्यू टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज ड्यू टू मास ऑफ, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से लग रहा है। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट में मास होगा उतना ही ज्यादा उसके इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट, अभी बताया ना, एक बॉक्स है 40 kg का, बॉल है 100 ग्राम की, किक करते हैं, बॉल विल मूव बट बॉक्स विल नॉट मूव। और बॉल, अगर बॉक्स को मूव कराना है तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा टू ओवरकम इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसे रेस्ट को मूव कर। वही रीजन था, एक बॉल आ रही है, किसी ने, मेरे दोस्त ने बड़ी तेज बॉल फेंकी, मैं कीपरिंग कर रहा हूँ, विकेट कीपरिंग ग्लव्स मेरे हाथ में रुक गई, राइट? बट वही अगर ट्रेन आई है, बॉल को पकड़, ट्रेन को पकड़ के रोक दूंगा तो रोक पाएंगे? ये कह रहा रोक लूंगा, बस तू चल हट, तू बॉल नहीं पकड़ पाएगा। तो क्या है, हम ट्रेन को नहीं रोक सकते हाथों से। क्यों? क्योंकि ट्रेन का मास बहुत ज्यादा है, इवन उसकी स्पीड भी कम हो। ठीक, क्लियर? तो यहाँ पे इनर्शिया जो है, इट इज ड्यू टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इनर्शिया इज, inertia is directly proportional to, inertia is directly proportional to mass, राइट? समझ में आया? इनर्शिया किसकी वजह से? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हायर द inertia, higher the mass of object, higher the, higher the inertia, higher will be the मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास भी होगा। बात समझ में क्लियर हुआ? हायर द इनर्शिया, हायर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर?
फॉर एग्जाम्पल एक कार ए है जिसका मास है 800 kg, बॉल है 200 ग्राम, दैट इज 0.2 kg। तो कार ए हैज मोर इनर्शिया, कार ए में क्या होगा, ज्यादा इनर्शिया। इसको मोशन में लाने के लिए भी ज्यादा फोर्स लगेगा और रोकने के लिए भी ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा इनर्शिया होता उतना ही ज्यादा आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक। क्लियर है। इनर्शिया क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट due to which it opposes the original state of motion, or inertia is due to mass of an object. Inertia is due to mass of an object. Higher the mass, higher will be the inertia. Higher the mass, higher will be the inertia हो जाएगा। बात समझ में आई तो बोलो यस। क्लियर हो। देखो अगला आता है इनर्शिया। इनर्शिया है और इनर्शिया के टाइप्स हैं। इनर्शिया के 3 टाइप्स हैं। कौन से हैं, एक है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एक है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन ओरिजिनल पोजीशन, टू रिमेन इन ओरिजिनल पोजीशन। तो 3 चीजें आती हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये 3 चीजें आ रही हैं आपके पास। बात मानते हो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं। तो इनर्शिया क्या है, कीप द ऑब्जेक्ट इन ओरिजिनल स्टेट ऑफ। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट wants to be in the state of rest. Inertia of motion कहता है if an object is in motion it wanted to be remain in motion, or if an object is moving in a particular direction then it tends to move in the particular direction unless and until we will not apply the force. Like for example आपने एक चीज जरूर की होगी, ध्यान से सुनो। बचपन में कोई चीज हाथ में एक रबड़ वाली बॉल आती थी जिसको ऐसे गोल 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 घुमाते थे आप लोग। जब वो जैसे ही छूटती थी तो क्या वो सर्कुलर मोशन में जाती थी या सीधा जाती थी, बताओ आप लोग। सीधा जाती है। ऐसे हाथ से छूटी तो वो एक डायरेक्शन में सीधा जाती है, ऐसे गोल नहीं घूमती। जैसे एक बॉल है फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज ले लो, हमने कोई चीज हाथ में बांध के ऐसे घुमा रहे हैं, इधर हाथ से कोई चीज छूट जाए तो क्या वो गोल गोल घूमती रहती है, नहीं, इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि क्या होता है जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव कर रहा है यू आर अप्लाइंग द फोर्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली, और जैसे वो आपका फोर्स हटेगा इट स्टार्ट्स मूविंग इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से। अब as we remove the force, जैसे आप फोर्स हटाएंगे ऑब्जेक्ट starts moving in a straight direction, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट मूव करेगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल दूं एक और। कार में गए हो कभी, हाँ सर बहुत जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे गए, अब भैया कार ड्राइवर को थोड़ी मस्ती सूझी, उसने स्टीयरिंग को ऐसे और ऐसे हिलाने लगा, या कार एकदम शार्प टर्न पे गई, तो आप नोट करना जब कार लेफ्ट में जाती है यू विल फॉल ऑन टू द राइट, व्हेन कार विल शिफ्ट टू द राइट यू विल फॉल ऑन टू द लेफ्ट। ऐसा क्यों, क्या होता है कि कार तो एकदम एक्सीडेंटली मूव कर गई फास्ट में, बट आप जो कार के अंदर बैठे हैं यू वांट योरसेल्फ टू बी इन द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ मोशन और द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब कार लेफ्ट में मूव करी
तो आपकी ओरिजिनल डायरेक्शन कहाँ थी, राइट के टुवर्ड्स थी, तो आप कहाँ जा रहे हैं, राइट पे जा रहे हैं। व्हेन द कार इज टेकिंग ऑन द लेफ्ट, राइट, योर ओरिजिनल डायरेक्शन विल बी ऑन द लेफ्ट, तो आप लेफ्ट में गिरते हैं। तो ऐसे करोगे तो बंदे ऐसे गिरेंगे, राइट करोगे तो लेफ्ट गिरेंगे, तो दे विल फॉल अपार्ट। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि ऑब्जेक्ट और चीजें अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहना पसंद करती हैं। बट सर जब हम ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में लगा रहे थे तो वो तो फिर गोल घूमना चाहिए, बट वो एवरी टाइम ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसलिए कैसा फोर्स होता था, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता था, और उसको हम कहते थे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। एक यूनिफॉर्म वे में आप फोर्स को लगा रहे हो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक सेम डायरेक्शन में और विद द सेम तरीके से अपनी पोजीशन को बदल रहा है। जैसे ही वो फोर्स हटा तो वो एकदम ऑब्जेक्ट सीधा जाएगा। आज घर जाना, पार्क में कुछ चीज लेना, ऐसे पत्थर वत्थर बांध के गोल गोल घुमाना, ध्यान रखना किसी गाड़ी वाड़ी मत छोड़ देना, मैं नहीं बचाने आऊंगा। तो क्या होगा, यू विल फाइंड दैट जैसे आप उस रस्सी को छोड़ोगे यू विल सी दैट कि आपका जो पेबल है, जो पत्थर है, गोल नहीं घूमेगा, वो सीधी डायरेक्शन में जाएगा। तो सीधी डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है कि वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन की मोशन में गया। तो सर वो मूव क्यों कर रहा था, रोटेट क्यों कर रहा था, बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स वी आर अप्लाइंग, राइट। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन समझ में आया, क्लियर। अब ये वाला केस समझ में आया, सर्कुलर वाला, कार वाला एग्जांपल समझ में आ गया अच्छे से, हाँ जी, क्लियर। और बाइक से जो मोटर बाइक्स वाले होते हैं, आपको भी नोट करना, जो वो शार्प टर्न ले रहे होते हैं उनकी बाइक ऐसे होते हैं, वो ऊपर होते हैं, बाइक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड दे आर मूविंग इन ऐसे, थोड़ा सा वो अपने आप को फोर्स ऊपर लगाते हैं। अगर उन्होंने भी नीचे लगा दिया, बाइक भी नीचे, दोनों घिसटते हुए जाएंगे लंबा लंबा, ठीक है, बात समझ में आई। तो वो उसको क्या करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस करके। अब अगली चीज आती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा। आप लोग जनरली मैजिक शो पे देखते हो, वो आते हैं, टेबल पे कपड़ा रखा होता है, ग्लास रखा होता है, टेबल खींचते हैं, ग्लासेस वहीं रह जाते हैं, टेबल से कपड़ा हट जाता है, राइट, ऐसा होता है ना। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और आपने देखा होगा, आप गए, आपने जामुन लगे देखे पेड़ पे, आजकल जामुन का सीजन है ना, आपने पेड़ को हिलाया जोर जोर से, पेड़ हिल रहा है और जामुन नीचे गिर रहे हैं, ऐसा क्यों। या आम तोड़े आपने बगीचे में जाके, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप फोर्स लगा रहे हो तो उसकी वजह से जो स्टेम्स हैं वो तो मूव कर गई, बट लेकिन बट प्रॉब्लम क्या है, बट लेकिन ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो मैंगोज हैं, जो चीजें हैं, वो ओरिजिनल स्टेट पे रहेंगी, जब मूव कर जाएगी दे विल रिमेन इन द ओरिजिनल पोजीशन, इसलिए वो उससे डिटैच हो जाते हैं, ठीक। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे है, अब मैं इसको हिला रहा हूँ धीरे धीरे, ऐसे हिला रहा हूँ, ये हिलता जा रहा है मेरे हैंड की वजह से, ठीक, मेरा हैंड फिक्स है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, यू विल फाइंड दैट धीरे धीरे ये अब और नहीं लाऊंगा वरना गिर जाएगा, महंगा है, तो ये टूट सकता है ना। तो ये ऐसे करेंगे नीचे आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्स हाथ पे लगा रहे हैं, अब इसकी वजह से मोशन कैसे क्या हो रहा है, इसमें चेंज आ रहा है, बट वो अपने यहाँ तो मूव कर रहा है बट ओरिजिनल पोजीशन में, धीरे 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 ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिटैच होके अलग हो जाएगा। घर पे जाते हो, कारपेट पे जाओ, डंडी वंडी मारो, तो क्या होता है कारपेट पे, या फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट गर्मियाँ होती हैं, आप लोग स्कूल में अपना रुमाल ले लेते हो, आप रुमाल गीला करते हो, ऐसे से करते हो, वेव करते हो, यू विल सी दैट पार्टिकल्स ऑफ वाटर सेपरेट आउट हो जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप फोर्स लगाते हो तो जो फोर्स आपका लगा है वो कपड़े पे लगा है, बट जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर थे दे विल रिमेन एट द पोजीशन ऑफ रेस्ट, इसलिए वो वहां से सेपरेट आउट हो गए, ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर हुआ, राइट। कोई एक टम्बलर के ऊपर कार्डबोर्ड रखो, उसके ऊपर कॉइन रखो, आप फोर्स लगा के कार्डबोर्ड पे मारो, कार्डबोर्ड मूव कर जाएगा, कॉइन विल ड्रॉप इनटू द टम्बलर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपने फोर्स लगाया है that causes the movement in the cardboard, but it not passes its inertia of force to the coin
विल रिमेन इन ओरिजिनल स्टेट ऑफ रेस्ट, जो उसकी ओरिजिनल टेंडेंसी थी। इसके से ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे फॉल डाउन होकर कहाँ गिर जाएगा, टम्बलर में गिर जाएगा, राइट। आई बात समझ में। वो फ्लिपिंग गलत था, फ्लिप करते इतनी फास्ट फ्लिप करते हैं कि जो फोर्स लगता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगता है, हमारे कपड़े पे लगता है, और जो ग्लासेस होते हैं दे विल रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन, ग्लासेस विल रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन पे लगे रह जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन समझ में आया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, आइए। तो होता है आप बैठे हैं स्कूटी पे अपने फ्रेंड्स के साथ, उसने एकदम से स्कूटी चला दी, वी विल फॉल बैकवर्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्स लगा आगे की तरफ, स्कूटी चली गई, हमारी बॉडी किस मोशन में थी, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट थी। तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी क्या है, टू रिमेन इन ओरिजिनल स्टेट ऑफ रेस्ट, तो वो हम उसके साथ ना जाके थोड़ा सा फॉल बैक गिरते हैं, फिर हम को बैलेंस भी कर लेता है कि हम नीचे ना गिरे, तो बैकवर्ड जर्क आता है। सेम जर्क हमें तब भी आता है जब कार के ब्रेक्स सडनली अप्लाई करते हैं। सडनली अप्लाई करने पर कार तो रुक गई, बट जो मोशन की स्पीड हमारी थी वो क्या रही, वो सेम रही, और सेम रहने की वजह से वी विल फॉल फॉरवर्ड, वी विल फॉल फॉरवर्ड। क्या ना क्लियर हो इतनी बात। दिस इज कॉल्ड टू बी इनर्शिया ऑफ मोशन। अब वो हम लोग क्या हो गए, कार में फॉरवर्ड फॉल क्यों है, क्योंकि हम लोग एक स्पीड के साथ मूव, जैसे ब्रेक लगाएंगे कार्स विल डिक्रीज इट स्पीड, बट हमारी स्पीड डिक्रीज नहीं होगी, इसके वजह से हमें फॉरवर्ड जर्क लगता है। क्लियर हुआ। अब यही रीजन है कि जो हमारे लगेज होते हैं वो रोप से टाइटली बांधे जाते हैं। तो व्हेन अ बस विल अप्लाई द ब्रेक्स, और व्हेन द बस विल टेक अ शार्प टर्न, तो टू अवॉइड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हम उसे रोकने के लिए हम उसे क्या करते हैं, उस केज के साथ बहुत टाइटली पैक करते हैं, ताकि सामान पे इनर्शिया का इफेक्ट ना रहे, ठीक है। बात आई समझ में, इनर्शिया समझ में आया। Inertia is the property of mass of an object. Inertia is the property of mass of an object. क्लियर हुई बात। Inertia of motion क्लियर हुआ। इसको गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी, फर्स्ट लॉ को गैलीलियोस लॉज ऑफ इनर्शिया भी। फर्स्ट लॉ को 2 मिनट में फटाफट से रिवाइज करते हैं, फिर आपकी छुट्टी करेंगे। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और द ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा तो ही मूवमेंट देखने को मिलेगी, अदरवाइज मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। मेरा पॉइंट क्या है, अब वो जो प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से इट वांट्स टू बी इन original state of rest, it want to be in original state of rest, that is called to be inertia of motion, inertia of rest, inertia of direction। inertia होता है, 3 तरीके की inertia है, motion, rest और direction। तीनों मैंने आपको बताया। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, इसमें टम्बलर वाले एग्जांपल, ब्लैंकेट वाला, कारपेट से मार रहे हैं तो डस्ट पार्टिकल सेलेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, carpet will move, but due to the inertia of rest the particle will remain in their original position and that gets separated out। वो मैंने अपना हैंकी वेव करने वाला भी दिया था, तो उसमें वाटर पार्टिकल्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। क्यों निकल रहे हैं, रीजन उसका ये है क्योंकि उनके अंदर भी इसी तरीके से हमारे पार्टिकल्स रेस्ट पे रह जाते हैं। और जब हम चल रहे हैं तो ब्रेक लगाएंगे, तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, हमारी कार तो रुक जाती है बट वी रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन, हम फॉरवर्ड फॉल करते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन का और क्या है कि जैसे हमारी कार चल रही है, हमारी डाउन द स्लोप आया, हमारी कार तो एक डायरेक्शन में चल रही है, हम अगर कार का इंजन स्विच भी करते हैं तो भी हम काफी स्पीड से थोड़े टाइम तक नीचे आते हैं ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, ठीक। और इसी प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया की वजह से कई बार हम लोग देखते हैं कोई बंदा होता है जो ट्रेन या बस से छलांग मारता है तो वो एकदम से नहीं रुकता, क्योंकि अगर वो एकदम से रुका तो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी देयर विच कॉजेस मोर चेंज इन इनर्शिया, और पर्सन आगे गिर सकता है, चोट लगते हैं। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया धीरे धीरे वो करते हैं।
इसमें टाइम का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है, जो टाइम हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में एग्जैक्टली क्लियर होता है। यहाँ तो क्या है, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक आप सब रिवाइज करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है।